हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवीनता यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। 2 वीडियो अपलोड हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो 2 यूनिट की 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो हैं, तो आप वो देख लेना अगर आपको तैयारी करनी है तो। ठीक है, तो ये 3rd वीडियो है। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल से बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरसीएस की फुल फॉर्म क्या है। सीआरसीएस की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। फर्स्ट है काउंसिल ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर, कंपोजिट रीजनल सेंटर्स, कंपोजिट रीजनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ रीजनल सेंटर्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है इसकी फुल फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, कंपोजिट रीजनल सेंटर इज द राइट आंसर। सीआरसीएस की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कितने सीआरसीएस बने हैं। सीआरसीएस आपने देख लिया क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, कंपोजिट रीजनल सेंटर्स। तो ये कितने बने हैं हाल ही में, तो 2, 4, 5 या 6। तो हाल ही में बने हैं हमारे 2 सीआरसीएस। ठीक, नेक्स्ट है अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान की स्थापना कब की गई थी। 1970, 1971, 78 या फिर 80। तो कब की गई थी इसकी स्थापना, ये की गई थी 1978 में। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संस्थान किसके लिए खोला गया था। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संस्थान है वो किसके लिए खोला गया था। मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशंस के लिए, शारीरिक बाधिता फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, श्रवण बाधिता हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। तो किसके लिए खोला गया था, ये खोला गया था फिजिकली इम्पेयरमेंट जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये खोला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट है डीडीआरसीएस की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सेकंड यूनिट में जितने भी फुल फॉर्म बन रही हैं सभी का आपको पता होना चाहिए। जितने भी इंस्टीट्यूट खोले गए हैं वो कब खोले थे, कब इनकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर इनकी स्थापना की गई है और इनकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिसर्च सेंटर, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी ऑपरेशनल सेंटर्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सेकंड, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एनआईओएच की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन फॉर हैंडीकैप। थर्ड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटेशन हैंडीकैप, नन ऑफ दिस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति के सिर का आकार सामान्य आकार से छोटा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जो नॉर्मल व्यक्ति के सिर का आकार है उससे अगर छोटा हो जाता है सिर का आकार तो उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट है लघु शीर्षता, सेकंड है दीर्घ शीर्षता, छोटा सिर या फिर ये सभी। माइक्रोसेफेलस, मैक्रोसेफेलस, स्मॉल हेड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या कहा जाता है इसको, ये होता है फर्स्ट माइक्रोसेफेलस, इसको कहा जाता है लघु शीर्षता। अगर जो नॉर्मल साइज होता है व्यक्ति का उससे अगर छोटा साइज हो जाता है सिर का तो उसको माइक्रोसेफेलस कहा जाता है। अगर बड़ा हो जाता है तो उसको कहा जाता है माइक्रोसेफेलिक। ठीक है, बड़ा हो जाएगा तो सेकंड आंसर आ जाएगा, छोटा हो जाएगा तो फर्स्ट। उसके बाद है मनुष्य के सिर का सामान्य आकार होता कितना है। ठीक है, छोटा बड़ा तो हमने देख लिया, नाम देख लिया, लेकिन साइज आखिर नॉर्मल होता कितना है, 20 इंच, 21 इंच, 22 इंच या फिर 23 इंच। तो राइट आंसर है 22 इंच होता है नॉर्मल हेड का साइज। उसके बाद है इसके ऑप्शन कट हो गए, टाइप करते ही कट हो गए। ऑप्शन है क्वेश्चंस है आईक्यू निकालने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है आईक्यू निकालने का। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। मेंटल एज कितनी है, एक्चुअल एज कितनी है जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, MA/CA। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ।
मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये है IQ निकालने का फॉर्मूला। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो। ठीक है, कट हो गया इसकी ऑप्शन। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थता वाले बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बच्चों की। फर्स्ट है बोली जाने वाली भाषा का विलंबित विकास, देर से विकास होता है जो बच्चे भाषा जो भी लैंग्वेज बोलते हैं। स्मृति दोष होता है, शारीरिक बनावट या फिर दिशा संबंधी भ्रम उनको होता है। इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हो क्या होता है ये। डिलेड डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, मेमोरी डिफेक्ट, बॉडी शेप या फिर डायरेक्शन कन्फ्यूजन इनको होता है। तो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd, A, B और D। C नहीं होगा, शारीरिक बनावट नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है तो उसका उस बीमारी का उसके शरीर पर बहुत ही कम इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बल्कि ना के बराबर देखने को मिलता है। अगर किसी को कैलकुलिया है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत है तो उसका इफ़ेक्ट उसकी बॉडी पर दिखाई नहीं देगा। अगर किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसका इफ़ेक्ट उसकी बॉडी पर दिखाई नहीं देगा कि उसकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी है या फिर ज़्यादा वीकनेस है उसको। तो इस जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है उसका इफ़ेक्ट, उसकी जो विशेषताएँ होती हैं वो शारीरिक जो हमारी शारीरिक जो बनावट होती है उस पर दिखाई नहीं देता है। तो 3rd ऑप्शन नहीं होगा, आंसर हो जाएंगे हमारे 1st, 2nd एंड 4th। ठीक, नेक्स्ट है SEN की फुल फॉर्म क्या है। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEN। स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक नीड, स्पेशल एजुकेशन नीड, समथिंग एजुकेशन नीड या फिर स्पेशल एनवायरमेंटल नीड। तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी 2nd, स्पेशल एजुकेशन नीड। ठीक है, 3rd जो यूनिट है आपकी वहाँ से है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, अगर कोई बच्चा ब्लैक बोर्ड पर लिखित सामग्री को पढ़ने में असमर्थ है तो वह किस बीमारी से ग्रस्त है। दृष्टि दोष, विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको, श्रवण दोष है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, अधिगम असमर्थता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या फिर ये सभी। अगर कोई बच्चा क्लास में पीछे बैठा हुआ है और उसको ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर करा रही है वो दिखाई नहीं देता, देखने में उसको प्रॉब्लम है, तो कौन सा दोष उसको होगा, किस बीमारी से वो ग्रस्त होगा, वो होगा दृष्टि दोष। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि उसको देखने में दिक्कत है। ठीक है, पढ़ने या लिखने में दिक्कत नहीं है, देखने में दिक्कत है। नेक्स्ट, असमर्थ बच्चों की पहचान किस विधि द्वारा की जा सकती है। जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी विधि होती है। फर्स्ट, निरीक्षण विधि, अभिवृत्ति विधि, उपलब्धि विधि या फिर बुद्धि परीक्षण विधि। 1st, 2nd, 3rd एंड 4th इनमें से कौन सा होगा। तो ये चारों ही विधि हैं, ऑप्शन हो जाएगा राइट हमारा 4th। ये चारों ही विधि हैं किसी भी बच्चे की डिसेबिलिटीज़ को जज करने के लिए या फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चारों विधि हैं, और भी विधियां हैं, तो ये जो 4 विधि हैं इनका हम प्रयोग करते हैं बच्चों की डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इनका पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी। पियाजे ने दी थी, स्किनर ने दी थी, बंडूरा ने दी थी या फिर पेवलव ने दी थी। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो ये दी थी बंडूरा ने, एल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, द राइट आंसर इज 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। सही बताना है कौन सा है, क्या बताया है बंडूरा ने। फर्स्ट है, बच्चों को सीखने के लिए मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। बच्चों को सिखाने के लिए मॉडलिंग एक अच्छा तरीका है या फिर बच्चे मॉडलिंग से बहुत कुछ सीखते हैं, ये कहा है इन्होंने। 2nd, इन्होंने कहा है कि अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। 3rd है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास को से संतृप्त है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो एल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा था, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना है। तो ये कहा था इन्होंने कि बच्चों को सीखने के लिए मॉडलिंग एक सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा माध्यम है। बच्चे कुछ भी सीखते हैं तो अवलोकन से बच्चे सीखते हैं, प्रतिधारण, अनुकरण, मॉडलिंग, सामाजिक अधिगम, ये कुछ वर्ड हैं जो बंडूरा ने दिए हैं। अगर ये आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो समझ लीजिए एल्बर्ट बंडूरा का राइट आंसर वही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है।
उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता या फिर उच्च क्षमता। सेकंड है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता या फिर उच्च वचनबद्धता। थर्ड है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता या फिर उच्च स्मरण शक्ति। फोर्थ है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या फिर उच्च वचनबद्धता। ये सीक्वेंस में ही आपको याद करने पड़ेंगे और ये सीक्वेंस में ही आते हैं, ठीक है। प्रतिभाशीलता, गिफ्टेडनेस क्या होती है, किसका कॉम्बिनेशन है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सीआरसीज कितने नए बने हैं, कौन कौन से बने हैं। 2 बने हैं, वो तो हमने देख लिए, सीआरसीज की फुल फॉर्म भी हमने देख ली, लेकिन वो कौन कौन से बने हैं और कहाँ पर बने हैं अब ये देखना है। फर्स्ट है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, दूसरा है लखनऊ यूपी में बना है, सेकंड ऑप्शन है सुंदरनगर एचपी गुवाहाटी असम में बना है, थर्ड है पटना बिहार एंड भोपाल मध्य प्रदेश, एंड फोर्थ है अहमदाबाद गुजरात में और काजीकोड ये है केरल में। तो कौन सा जो 2 नए सीआरसीज बने हैं इनमें से कौन से हैं वो बताने हैं आपको, ये पता होने चाहिए। तो जो नए बने हैं वो हैं फोर्थ वाला, अहमदाबाद गुजरात में बना है, काजीकोड केरल में बना है। ये 2 नए सीआरसीज बने हैं अभी लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है फेनिलकोटिन्यूरिया में किस आयु में मानसिक मंदता के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशंस के जो लक्षण हैं वो कब दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, कौन सी एज में, 1 से 2 साल के बीच में, 4 से 6 साल के बीच में, 6 से 12 साल के बीच में, या फिर 15 से ऊपर, अबव 15 ईयर। तो कब दिखाई देना ये स्टार्ट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके 6 से 12 साल के बीच में बच्चे में इस तरीके के लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं कि वो मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेड है वो बच्चा, इस तरीके के कुछ लक्षण उसमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे आपके क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स। नेक्स्ट जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे होगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सेम पैटर्न रहने वाला है आपका जो CRSU ने रखा है, 80 क्वेश्चंस आपके होंगे वहाँ पर, 45 मिनट आपको एक क्वेश्चंस के लिए दी जाएगी, वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके से। जैसा पैटर्न CRSU ने रखा है बिल्कुल सेम पैटर्न वहाँ पर रहेगा, और जो आपका राइट आंसर होगा वो आपको साथ साथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपका मॉक टेस्ट होगा, और जब मॉक टेस्ट होगा उससे 1 या 2 दिन पहले मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो PDF होगी विद आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। ओके, थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना वीडियो को।